पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एडीएचडी के बारे में कि एडीएचडी होता क्या है और ये कितना कॉमन है जो हम लोग पहचान नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते हैं और बाद में ना बहुत देर हो जाती है तो हमें लगता है कि काश हमें ये पहले पता होता कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी और हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुल थे उनके साथ। तो और तरीके के एडीएचडी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आज हम जानेंगे कि उनको कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा और आप सबका फिर से स्वागत है नो योर इमोशंस की सीरीज़ में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एडीएचडी के बारे में कि एडीएचडी होता क्या है और ये कितना कॉमन है जो हम लोग पहचान नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते हैं और बाद में ना बहुत देर हो जाती है तो हमें लगता है कि काश हमें ये पहले पता होता कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी और हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुल थे उनके साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी इनअटेंटिव और इनअटेंशन एडीएचडी के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि जिन बच्चों का ना अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि अभी वो पढ़े और थोड़ी देर में भूल गए, तो उसे हम कहते हैं इनअटेंटिव एडीएचडी। तो आज हम जानेंगे दो और तरीके के एडीएचडी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आज हम जानेंगे कि उनको कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। एडीएचडी के बाकी सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एडीएचडी अगर किसी को है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो स्मार्ट नहीं है। ये एक ब्रेन की वायरिंग की प्रॉब्लम है, बट उसका इंटेलिजेंट होने से और ना होने से ना कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम जिस एडीएचडी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो है इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी। आपने देखा होगा ना कि कई बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, उन्हें हर चीज़ पहले पहले चाहिए, हर चीज़ उन्हें जल्दी करनी है। वो किसी टास्क को कंप्लीट होने का मौका भी नहीं देते, वो उठ के चल पड़ते हैं। क्लासरूम में भी टीचर अगर अभी आधे क्वेश्चन में ही है, वो पहले ही अपना हाथ खड़ा कर देंगे कि मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना कि वो वेट नहीं करते अपने टर्न का आने का। अब यही जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और सेम चीज़ें उनके अंदर रहती है, जैसे कि उन्हें क्यू में खड़ा कर दिया जाए कि तुम्हें इधर खड़े होके ना वेट करना है, तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होते। वो पूरा वक्त ना कुछ अपने हाथों से ऐसे करते रहेंगे, टांगे हिलाते रहेंगे या कुछ ना कुछ वो कंटिन्यूस हिल रहे होंगे, मूवमेंट में होंगे। वो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। उनके अंदर ना वेट करने वाली जो न्यूरॉन्स कह लो या वेट करने वाला वायरिंग ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि बस गए और ये काम कर दो। वो कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं कि वो काम ना बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे भी कर देते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे ना, काम कर देंगे फिर उसके बाद उन्हें लगेगा कि ये तो हमने गलत कर दिया, वो उसके ऊपर सोचते भी नहीं है। और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसे सिम्टम्स ना बहुत सारे लोगों में नॉर्मली भी होते हैं, खासकर टीनेजर्स में, कि उनके हार्मोन्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा होता है, तो उनके अंदर ना ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बट उससे पहले ही अगर आपने इसको डायग्नोस कर लिया ना कि हाँ मेरा बच्चा ना बैठता नहीं है, एक खिलौना खेलने के बाद इमीडिएट उठ के दूसरा खेलने लगता है, उसके अंदर वो फोकस नहीं है कि एक ही चीज़ को खेलता रहे या एक ही चीज़ को बैठ के करे, और सबसे बड़ा बच्चा पजल नहीं बना रहा, जिस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है ना वो काम नहीं कर पा रहा, वो परेशान हो जा रहा है, तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसको एडीएचडी या एडीडी की प्रॉब्लम है। तो हम बात कर रहे थे हाइपर एक्टिविटी की और इम्पल्सिवनेस की। तो इम्पल्सिवनेस के बारे में तो अभी हमने जाना कि इम्पल्सिव बच्चे और इम्पल्सिव अडल्ट कैसे होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हाइपर एक्टिविटी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। हाइपर एक्टिव हर कोई बच्चा होता है, हमारे तो देश में ये बहुत नॉर्मल है कि बच्चा अगर हाइपर एक्टिव नहीं है तो हमें लगता है यार उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, वो खेल क्यों नहीं रहा। जब ये एक्टिविटी की बजाय हाइपर हो जाए कि वो एक सेकंड भी नहीं बैठ पा रहा, सोफे पे कूदा जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद चला जा रहा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, बार बार जस्ट एक मूवमेंट लगी हुई है, तो इसको हम एडीएचडी में काउंट कर सकते हैं कि बिना मोटिव के ही, मतलब उसके पास कोई मोटिव नहीं है, वो खेल नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बट उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एक जगह वो बैठ नहीं पा रहा है,
बार बार पेरेंट्स आ रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो इमीडिएट उठ के फिर दोबारा से वही एक्टिविटी शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब है ना कि उस बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी का लेवल है ना कुछ ज़्यादा है। तो इसको भी हम ADHD में काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि उनका फोकस नहीं होगा और वो कोई काम ना बैठ के नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर आपका बच्चा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव भी है, बट वो आप उसको पजल दे रहे हैं, वो पजल भी आराम से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और वहीं पे आपका बच्चा ओवरली एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, और आप उसको पजल बनाने को दे रहे हैं या टॉय खेलने को दे रहे हैं, वो कुछ सेकंड्स के बाद ना उठ के भाग जाएगा या फिर वही कूदना और इधर उधर चलना, दौड़ना, ये सब काम करना शुरू कर देगा। तो इन सिम्टम्स को भी ना हम ADHD में काउंट करते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे बच्चे को या किसी अडल्ट को, अभी तो बेसिकली मैं बच्चों के ऊपर बात कर रही हूँ, कि ADHD की प्रॉब्लम है या ADD की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ना इसकी इवैल्यूएशन बहुत ही हाईली स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट से करानी होती है, बिकॉज ADHD और नॉर्मल हाइपर एक्टिविटी में ना बहुत ही नैरो गैप होता है। अगर डॉक्टर उसे ढंग से नहीं कैच कर पाया तो हो सकता है कि सारा डायग्नोस ही गलत हो जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ही एकदम ख़राब हो जाए। तो इट्स बेटर कि किसी स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट से ना इसका एवेल्युएशन कराएं। तो अब जानते हैं कि इसको ना हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, इसे आप बीमारी मत समझिए, ये ब्रेन की वायरिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे गेम हो गया है, जिसके कारण ना बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे नॉर्मल लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखती होगी, वो किसी भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर उन्हें फोकस करना पड़ता है, जिसके ऊपर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है ना, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। वो उनके अंदर एंग्जाइटी आने लगती है, इधर उधर चलने लगते हैं। उन्हें अगर एक जगह खड़े होने के लिए बोलें तो आपने देखा होगा ना, फिजिट करते रहते हैं कुछ बच्चे, पूरा वक्त कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग ऐसे ऐसे पाँव हिलाते रहते हैं, पूरा वक्त उन्हें बार बार जाओ रोको, वो फिर भी वही करते रहते हैं। तो एंग्जाइटी लेवल उनका बढ़ रहा होता है, या वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रखे होते हैं, कुछ भी करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, पर वो उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ना उनका जो फ्रंटल लोब है वो शट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जब वो चीज़ काम ही नहीं कर रही, तो उनसे जब हम वो काम कराने की बात करते हैं ना, तो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो सबसे पहला तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन में है, पर उसके साथ साथ ना हमें बिहेवियरल थेरेपीज़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बिहेवियरल थेरेपीज़ कहाँ लें? तो इसके लिए ना बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसी के लिए काम करते हैं, स्पेशली बच्चों के ADHD के लिए काम करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके भी उनके थ्रू ये बिहेवियरल थेरेपी सीख सकते हैं। और इस बिहेवियरल थेरेपी में ना बेसिकली हमें बच्चों को अपने एक्टिविटीज़ को, अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में समझाया जाता है कि तुम इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस तरह से बिहेव करते हो, इस समय ये प्रॉब्लम होती है, तुम्हें पता नहीं चलता बट ये हो जाती है। तो हमें ये उन्हें एजुकेट करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, पहले तो उन्हें एक्सेप्ट करवाना पड़ता है और साथ में फैमिली को भी एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये काम ना अकेले का नहीं है। अगर फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बच्चे तो अपने आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम उम्र भर की होती है, तो यहाँ पे उन्हें मैनेजमेंट सिखाई जाती है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स ना, ADHD ADD जैसी प्रॉब्लम में ना, जब बच्चों को समझ नहीं आता तो ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बन जाते हैं। हर चीज़ में उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि जब उन्हें चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो उसका वो कैसे रिएक्ट करे, तो वो गुस्से से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि ये बदतमीज़ है, इसे समझ नहीं आता, जब देखो हमारे ऊपर चीखता रहता है, हमारे ऊपर चिल्लाता रहता है। पर हो सकता है उसको चीज़ समझ नहीं आ रही और उसका वो वे आउट कैसे ढूंढ रहा है, गुस्सा करके। तो एंगर मैनेजमेंट भी ना इन थेरेपीज़ में सिखाई जाती है, और कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे फैमिली को आगे बढ़ के उसकी हेल्प करनी है, ये सिखाया जाता है। बात करते हैं खाने की आइटम को लेके। बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जनरली हाइपर एक्टिव ब्रेन के लिए नहीं होते हैं, पर हम भारत में बहुत सारे बच्चों को वो देख के ना चुप कराते हैं, जैसे कि कैंडीज़, चॉकलेट्स, केक्स, जिसके अंदर ना रिफाइंड शुगर होता है। और रिफाइंड शुगर क्या काम करता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है,
वो और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। तो उस समय जब उनका ब्रेन ऑलरेडी इतना हाइपर है, इतना ज़्यादा चल रहा है, वो रुक नहीं पा रहे, उस पे आप ऐड ऑन कर देते हैं शुगर देके कि तुम और हाइपर एक्टिव हो जाओ। वो एजिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि अब वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो कोशिश करके ना रिफाइंड शुगर को उनकी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए, उसे बिल्कुल हटा दीजिए। और फूड आइटम की लिस्ट में है ये सारी सोडा से रिलेटेड ड्रिंक्स। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। और कार्बोहाइड्रेट का भी क्या काम होता है? बॉडी में एनर्जी देना। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनकी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दीजिए या उनको बिल्कुल मत दीजिए, बट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट दीजिए। हेल्दी कार्ब खाएंगे ना तो तो बॉडी में ना उतनी एनर्जी आएगी जो ब्रेन के लिए ज़रूरी है, और वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी। जनरली जब हम रिफाइंड शुगर लेते हैं या हम ऐसे कार्ब्स खाते हैं जो जंक फूड के थ्रू खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी बहुत जल्दी बना देते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़े हैप्पी हार्मोन्स आते हैं ना, जैसे हम जंक फूड लेते हैं या हम इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। क्यों? क्योंकि इमीडिएट हमें वो हाई मिलता है, वो खुशी मिलती है, हैप्पी हार्मोन्स ऐसे इमीडिएट हमारे बढ़ जाते हैं। बट वो कितना नुकसान करते हैं लॉन्ग टर्म में ना, ये बाद में पता चलता है। तो अगर हम हेल्दी कार्ब्स लें तो वो जो काम करते हैं ना, एनर्जी को स्लो रिलीज़ करते हैं, धीरे धीरे पूरे दिन में वो एनर्जी बच्चों के अंदर जाती है, बिकॉज वो पहले ही इतने हाइपर है, इतने इम्पल्सिव हैं। उस समय ना उनको एक लिमिटेड वे में एनर्जी जानी चाहिए। तो कोशिश करके जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर उनकी फूड आइटम से ना बिल्कुल हटा दीजिए। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई सब कुछ ही हटा देंगे तो उन्हें खिलाएंगे क्या? उन्हें हम देंगे हेल्दी प्रोटीन। जितना हेल्दी प्रोटीन हम उन्हें दे सकते हैं, सो दैट कि उनकी बॉडी में ना एक मसल बिल्डअप हो। उनकी बॉडी का जो काम करने का तरीका है ना, वो कार्ब्स पे ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि वो कार्ब्स से ज़्यादा प्रोटीन पे फोकस करें। और प्रोटीन उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी प्रोटीन में आप कुछ भी, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, बट हेल्दी प्रोटीन उनके तीनों मील में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और अगर आपको अपने बच्चे में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ना मेडिसिन का इस्तेमाल भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ना उनको अपनी ज़िंदगी के साथ ना एडजस्ट करने में हेल्प करेंगी, स्कूल लाइफ में हेल्प करेंगी और पढ़ने में ना फोकस कराएंगी। तो अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो आप ना मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो था मेरा आज का ADHD के ऊपर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है ना जो हम कॉमनली नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।